अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये ना वो मीटिंग थी मेरी, मैंने आपसे जिक्र भी किया था, तो इसलिए क्लास मैंने बीच में रोक दी थी, तो अभी आज उसको फिर मैं पूरा कर रहा हूँ। तो 39 जो है ये आपको ये दो कपड़ों में पूरा मिलेगा। पिछले हिस्से में इतना कर लिया था। दुरूद शरीफ पढ़ ली, दुरूद शरीफ पढ़ लें। इतना पोर्शन कल किया था, अभी कुछ देर पहले, और कैश सेल्स करनी थी और डेटर्स बता दिए थे। डेटर्स में मैंने बड़ी डिटेल से समझाया था आपको कि अगर क्रेडिट पीरियड मंथ के अलावा है, कुछ डेज हैं, तो फिर हमें अज्यूम करना पड़ता है कि जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो डेली बेसिस पे हो रही हैं इवनली, और फिर मैंने उसमें हर दिन कैलकुलेशन करके समझाई थी। इस सवाल में क्या था, 45 डेज क्रेडिट थी, ये भी बताया था आपको। बहरहाल ये आगे ना प्रैक्टिस बार बार होती रहेगी दिनों वाली। तो इस तरह से ये डेटर्स हमने कैलकुलेट किए थे, डेटर से रिसीट्स। एक पॉइंट उस दिन चूँकि मैंने क्लास रोकनी थी, मतलब अभी आपके लिए तो कुछ देर पहले ही, तो उसमें मैंने जो डेटर्स लास्ट पॉइंट से पढ़ के बताए थे वो पॉइंट दोबारा बता देता हूँ। समझ आया था वो पॉइंट? चलो दोबारा सुन लो। मैंने ये बताया था कि अगर सितंबर में सेल्स हुई थी लेट से 100, मैंने खुद ही कहा है 100, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, सितंबर एंड तक एक भी डेटर ने पैसा नहीं दिया। फर्ज करें पहला ही महीना है, सेल्स हुई है 100, एक भी कस्टमर ने एक भी रुपया नहीं दिया, तो डेटर्स का बैलेंस कितना आ रहा होगा एंड पे? पूरा 100 आ रहा होगा। तो अगर डेटर्स का बैलेंस 100 आ रहा है और हमें यह पता है कि इस महीने से रिलेटेड सेल्स का 1 रुपया भी नहीं मिला, तो यकीनन सेल्स भी इस महीने की 100 ही थी। तो इसी सवाल के अंदर 45 डेज क्रेडिट का मतलब है कि सितंबर में जो पहले दिन सेल हुई थी उसका कैश भी जाके अक्टूबर के 16 तारीख को आना है। तो पहली तारीख का पैसा भी अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब सितंबर के एक भी दिन की सेल का पैसा नहीं मिला। तो वो जो सवाल में लिखा हुआ था कि इस दिन डेटर्स का बैलेंस, जो कि सितंबर की सेल से रिलेटेड वाले डेटर्स थे, अच्छा इसका मतलब ये नहीं कि डेटर का सितंबर एंड पे क्या बैलेंस था, क्या पता अगस्त के भी कोई बैलेंस आ रहा होता। नहीं, डेटर्स का बैलेंस जो था ना, अगस्त वाली फिगर क्या है? 3, और सितंबर वाली जो डेटर्स का बैलेंस था ना, असल में वो 86 है। जो 1 अक्टूबर को डेटर का बैलेंस दिया हुआ वो 86 है। उस 86 को 2 टुकड़ों में लिखा हुआ है कि ये वो पैसा है जो अगस्त वाले सेल से रिलेटेड अभी तक रिसीवेबल था, और ये वो पैसा है जो सितंबर वाली सेल से रिलेटेड अभी तक रिसीवेबल है। तो 1 अक्टूबर में डेटर्स 8600 हैं, 56 में वो 3000 शामिल है, 56 में 3 शामिल है, 8600 इस तरह बना है। जो चीज़ें अगस्त में बेची गई थी उनसे रिलेटेड अब तक जो पैसा पेंडिंग है वो 3000 है। जो चीज़ें सितंबर में बेची गई थी उनसे रिलेटेड पैसा पेंडिंग अब तक 56 है। 56 में 3 शामिल है? नहीं, वो और महीने की सेल्स का आउटस्टैंडिंग पैसा है, ये और महीने की सेल्स का आउटस्टैंडिंग पैसा है, टोटल 86 है। तो सवाल में एक बुरी ड्राफ्टिंग है, धोखा है, इतना अच्छा क्लियर नहीं किया हुआ। टोटल 86 है, 86 करके नहीं दिखाया हुआ सवाल में, लेकिन कह रहा हूं टोटल 86 है, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो डेटर्स जो रिलेटिंग टू सितंबर की सेल्स थे वो 56 है। यानी जो सितंबर में सेल्स हुई थी उस हवाले से जो अब तक पेंडिंग है वो इतना है, और वो जो अगस्त में सेल हुई थी उस हवाले से पेंडिंग 3000 है। यानी टोटल डेटर 1 अक्टूबर पे इतना है। तो सितंबर से रिलेटेड चूंकि एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला, इसका मतलब सितंबर में पूरी की पूरी फिर 5600 की सेल हुई थी, तभी तो उनसे रिलेटेड डेटर्स में अब भी 5600 रिसीवेबल आ रहा है। तो मैंने फिर इसको सितंबर की क्रेडिट सेल ही मान लिया था, और इसका आधा पैसा अक्टूबर में और आधा नवंबर में लिया था।
लेकिन जो अगस्त की सेल्स थी इनमें से आधा पैसा सितंबर में मिल गया था और आधा अक्टूबर में मिलना था। तो वो जो इस दिन पे डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ था अगस्त वाली सेल में से, यानी जो पैसा भी नहीं मिला हुआ, वो पैसा ही जो नहीं मिला वो 3000 है। अगस्त की पूरी सेल 3000 नहीं है। क्यों अगस्त की पूरी 3000 क्यों नहीं? क्योंकि अगस्त की सेल्स में से आधे पैसे सितंबर में मिल चुके हुए थे, जितने बाकी रिसीवेबल थे वो 3000 है। तो ये है ही वो जो अक्टूबर के शुरू में मिलने थे, तो इसको मजीद 2 से डिवाइड नहीं किया था, जबकि बाकी सबको आधा आधा किया था। ये डेटर्स की वर्किंग मैंने ब्रेक से पहले की थी। क्रेडिटर्स पे आते हैं। क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए चाहिए परचेजेस, और सवाल में परचेजेस नहीं है, सवाल में दी हुई हैं सेल्स। क्रेडिटर्स की पेमेंट्स के लिए हमें परचेजेस चाहिए, जबकि सवाल में सेल्स दी हुई हैं। सेल से परचेजेस तक कैसे पहुंचे? सवाल में सेल और परचेजेस के दरमियान कोई ब्रिज, आपको ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज बताई हुई है, ग्रॉस प्रॉफिट, वहां से परचेजेस तक नहीं पहुंच सकते। सेल से पहले कॉस्ट ऑफ सेल तक आएंगे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस तक जाएंगे। ये दो अलग अलग रिलेशन है। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल के दरमियान क्या होता है? जीपी। कॉस्ट ऑफ सेल और परचेजेस के दरमियान क्या होता है? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। देखें, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक, ये बनती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जीपी ऐड करते हैं तो बनती है सेल्स। तो सेल से परचेजेस तक कैसे पहुंचे? पहले यहां से यहां आए, इसको यहां रखें, फिर यहां से यहां पहुंचे। तो हमें सेल्स पता है, जीपी पता है, परचेजेस निकालनी है। तो पहले हम सेल से कॉस्ट ऑफ सेल तक आएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करेंगे तो परचेजेस निकलेगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स के लिए हमें परचेजेस चाहिए। ये तरीका है सवाल का। पिछले सवालों में हम सेल से डायरेक्टली परचेजेस तक कैसे आ जाते थे? क्योंकि पिछले सवालों में स्टॉक नहीं था। जब ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, तो कॉस्ट ऑफ सेल ही परचेजेस है। लेकिन इस सवाल में स्टॉक है। कितना स्टॉक है? पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट लिमिटेड फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग स्टॉक्स इक्वल टू अगले महीने की सेल। ये मैंने आपको एक नोट भी लिखवाया था, यानी अगले महीने जितने रुपए की सेल होनी है उतना ही क्लोजिंग स्टॉक होगा। जितने अगले महीने की सेल्स होंगी उतना रुपया पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक होगा। जितनी अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स होंगी उतना पिछले महीने का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ये मैंने समझाया भी था और एक नोट भी लिखवाया था। परचेजेस की वर्किंग करने लगा हूँ, क्रेडिटर्स की वर्किंग कर रहा हूँ। क्रेडिटर्स की क्या टर्म्स हैं? अगले महीने, तो इसका मतलब हमें सितंबर की भी परचेजेस चाहिए, इसलिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी की भी दी हुई है तो मैंने उसको भी लिख लिया। क्यों लिख लिया अभी आपको फ़ायदा पता चल जाएगा। पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। बल्कि मैंने फिगर इस्तेमाल करनी होंगी, ज़बानी बोलूँगा, फिर आपको वो ज़बानी समझ नहीं आएगी। तो पहले मैं सेल्स लिख रहा हूँ। अक्टूबर की सेल्स कितनी? कॉस्ट ऑफ सेल में क्रेडिट सेल से निकालूं सिर्फ के टोटल सेल से? टोटल सेल से। अक्टूबर की कितनी? 7500। नवंबर 99। दिसंबर 10890। जनवरी 10,000। सितंबर की सेल्स निकाल सकते हैं?
सितंबर की सेल्स दी हुई है? सितंबर की सेल्स तो नहीं दी, लेकिन डेटर्स की वर्किंग करते हुए मैंने ये कहा था कि सितंबर की क्रेडिट सेल्स 5600 थी, तो 56 यहाँ लिख दूँ? क्यों? वो क्रेडिट सेल थी, तो टोटल सेल्स तक कैसे पहुंचे? 5600 80% था, तो 80 से डिवाइड करें, टोटल सेल आ जाएंगे। ये सितंबर की सेल है। सितंबर की सेल्स क्यों निकाली है मैंने, क्या ज़रूरत है इनकी? सितंबर की परचेजेस चाहिए ना, क्योंकि सितंबर, अच्छा सितंबर की परचेजेस क्यों चाहिए? क्योंकि सितंबर की परचेजेस के पैसे अक्टूबर में जाने हैं। क्रेडिटर्स आर सेटल्ड इन नेक्स्ट मंथ। ये निकल आई सेल्स। अब यहाँ से आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स का रिलेशन पता है तो फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं। कितना जीपी है? 20 मार्कअप मार्जिन। मार्जिन का मतलब है कि सेल 100 है और कॉस्ट 80 है, तो सितंबर की कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी 7000 100 ओवर 80 की 80 ओवर 100। कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है 100 ओवर 80 ओवर 100। सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी है। कॉस्ट ऑफ सेल 80% हुआ ना, तो सितंबर की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी? 5600। अक्टूबर की 6000। अच्छा, अब मैं रुक गया हूँ, नवंबर की ट्राई करें ज़रा, कॉस्ट ऑफ सेल निकालें आप भी। पॉइंट नंबर 1 की अंग्रेज़ी पढ़ें, टेबल के नीचे जो लिखी है, और नवंबर की कॉस्ट ऑफ सेल निकालें। हाँ जी, कितनी नवंबर की कॉस्ट ऑफ सेल? कैसे निकालेंगे? चलो ट्राई ज़रूर करिए, किया करें जब कहता हूँ तो। प्राइस में 10% इंक्रीज आ गया, ठीक है, ठीक है। 20% मार्कअप नहीं है, मार्जिन है। नहीं ले सकते 80%, क्योंकि वो 80% रहा नहीं है। हाँ, इसके दो तरीके हैं। एक ये कि जो अब की सेल्स है ना, ये 10% हायर है, जितनी पहले होती थी उनसे हायर है। तो जो पहले लेवल था उस पर तो 80% लगाते तो कॉस्ट आ जाता, अब 80% लगा के कॉस्ट नहीं आएगा। तो पहले आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के लिए इन तीनों को औकात पे वापस लाएं, यानी इनको 10% वापस लाएं। 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें,
फिर अच्छा, ये ना एक छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। ये जो 9900 है, ये जो 9900 है, ये जो बात अभी बता रहा हूं ना, ये आपको अगर आती भी है फिर भी दोबारा गौर से सुन लें, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को ये बातें नहीं पता, और अगर पता चली भी होंगी तो बड़े अरसे बाद पता चली होंगी। और ये बड़ी टेक्निकल बात बताने लगा हूं, कॉस्ट अकाउंटिंग में ये काम होना है बहुत ज्यादा। 9900 10% इंक्रीज होने के बाद है। मैं ये कह रहा हूं कि इस 9900 पे हम कॉस्ट ऑफ सेल 80% लगा के नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जब ये प्राइसेस बढ़ गई तो सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का रिलेशन 80% नहीं रहा। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें से प्राइस इंक्रीज निकाल लेते हैं ताकि ये पुरानी प्राइस पे चली जाए, और फिर उसका 80% लेंगे तो वो कॉस्ट होगी। पहले तो ये बात ओके। अब मैं इस सवाल पे बाद में आता हूं। एक चीज समझा रहा हूं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में काफी ज्यादा होगी। ये 10% हायर है, हमें इसको वापस लेके जाना है। तो क्या करूं? 9900 में से उसका 10% माइनस कर दूं। तो वापस चले जाएंगे। ये सही है? नहीं सही? अच्छा, 9900 110 है, तो इसको 1.1 से डिवाइड कर दो। और ये जो ऊपर किया है ना, ये मैंने टेक्निकली क्या किया है, ये इन दोनों में से कौन सा सही है? इन दोनों का आंसर फर्क आएगा। क्यों फर्क आएगा? क्योंकि 9900 में से 9900 का 10% हम माइनस कर रहे हैं, तो इसका मतलब 9900 × 0.9 कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि 9900 10% ऐड करने के बाद है, यानी ये 110 है। तो इसमें से 110 में से 10 माइनस करेंगे तो 100 तक पहुंच जाएंगे। 110 में से 10% माइनस करेंगे तो 100 तक पहुंच जाएंगे। किसका 10%? 110 का 10%, 100 का 10%। जब भी हम दो फिगर्स में इंक्रीज डिक्रीज या चेंज ले रहे होते हैं, यानी एक फिगर थी 500, एक फिगर थी 550, अगर ये बोला जाए कि यहां से यहां 10% इंक्रीज आ गई है तो ये बात सही है। अगर बोला जाए कि यहां से यहां 10% डिक्रीज आ गई है तो ये बात सही है। दोबारा सुने, पिछले साल सेल्स 500 थी, अगले साल 10% हायर होंगी, 10% इंक्रीज हो जाएंगी, तो 550 हो जाएंगी ना। ये जो 550 है ये पिछले साल से 10% ज्यादा है, ये पिछले साल से 10% ज्यादा है, तो इसको 10% कम कर देते हैं। फिर नहीं, जब भी परसेंटेज इंक्रीज बताई जा रही होती है, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जब भी बताई जा रही होती है, पहली बात तो ये याद रखें कि जब भी कोई चीज परसेंटेज है तो वो किसी का परसेंटेज, जैसे जीपी मार्जिन 20% है, किसका परसेंटेज है? किसका 20%? जीपी मार्जिन, सेल्स का 20%। 25% मार्कअप है, किसका 25%? कॉस्ट का 25%। तो जब भी कोई चीज परसेंटेज में होती है, यकीनन वो परसेंटेज किसी ना किसी पे अप्लाई होनी होती है कि किसका परसेंटेज। ये बात तो क्लियर है ना। नॉर्मल लॉस 5%, किसका 5%? इंस्पेक्टेड यूनिट्स का। नॉर्मल लॉस 10% ऑफ आउटपुट, किसका 10%? आउटपुट का 10%। तो जब भी कोई चीज परसेंटेज चेंज बताई होती है तो वो किसी ना किसी चीज पे अप्लाई होनी होती है। आपने वर्डिंग पे गौर करना है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं उस चेयर से 10 फुट दूर हूं, तो 10 फुट कहां से गिने जा रहे हैं? मैं उस चेयर से 10 फुट दूर हूं, तो 10 फुट गिनने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मैं उस चेयर से 10 फुट दूर हूं, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? चेयर। अच्छा, मैं अगला जुमला बोलता हूं, मुझसे वो चेयर 10 फुट दूर है। बात तो एक ही है ना, मेरा और उसके दरमियान 10 फुट का फासला है, लेकिन सेंटेंस पे गौर करें। मैं उस चेयर से 10 फुट दूर हूं,
10 फुट गिनना कहां से शुरू होंगे? चेयर से। मुझसे वो चेयर 10 फुट दूर है, अब 10 फुट कहां से गिनना शुरू करेंगे? मुझसे। तो जब परसेंटेज बताई जा रही होती है तो इस पर गौर करना पड़ेगा कि परसेंटेज की चेंज शुरू कहां से हो रही है। जैसे पिछले साल की प्राइस से 10% ज्यादा अगले साल की प्राइस, तो इसमें स्टार्टिंग कहां से हो रही है? इससे। दोबारा 2019 की सेल्स से 2020 की सेल्स 10% हायर है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2019 की सेल्स। एक और सेंटेंस, 2019 की सेल्स 2020 की सेल्स से 10% कम थी। 2019 की सेल्स 2020 की सेल्स से 10% कम थी। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 2020। तो जिससे कम या ज्यादा है वो 100 है। मुश्किल हो गई बात बहुत। जब भी परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बतानी है, देखें जब भी कोई चीज इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है तो कहीं से हो रही है ना, कि यहां से डिक्रीज हो गई यहां से इंक्रीज हो गई, तो जिससे इंक्रीज या डिक्रीज है वो 100 है। 9900 के बारे में क्या लिखा हुआ है कि नवंबर से ऑनवर्ड प्राइसेस 10% से इंक्रीज हो गई थी। कहां से इंक्रीज हुई थी? जितनी अक्टूबर में होती थी, तो जितनी पहले होती थी वहां से इंक्रीज हुई हैं। तो वो जो पहले होती थी वो 100 है या ये 100 है? जो पहले होती थी वो 100 है, तो फिर ये 110 है। तो इसको जब वापस ले जाना है तो 0.9 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 1.1 से डिवाइड करना, क्योंकि ये 110 है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में होंगी आगे बहुत कैलकुलेशंस। तो 1.1 से डिवाइड करेंगे, फिर एक फिगर निकलेगी। वो क्या फिगर होगी? नवंबर की वो सेल्स जिसपे अगर प्राइस इंक्रीज ना होती, उस पे लगा सकते हैं हम 80%। ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीके से भी कर सकते हैं। ये क्या किया हुआ है? 70, मैंने यूनिटरी मेथड लगाया हुआ है। 7500 अगर 100 है तो 80 कितना होगा? ये मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है कि अगर ये 100 है तो 100 से डिवाइड, तो फिर 80 कितना होगा? 80 से मल्टीप्लाई। 9900 क्या है? 100 नहीं, ये 110 है। अगर ये 110 है तो 80 कितना होगा? तो यूनिटरी मेथड से कर लिया। 100 कैसे? पहले सेल प्राइस 100 होती थी, अब 10% बढ़ के 110 हो गई। तो अगर ये 110 है तो 80 कितना होगा? कॉस्ट तो अब भी 80 होगी ना। मैंने यूनिटरी मेथड लिखा है। पहले क्या करते थे? सेल 100 होती थी, कॉस्ट 80 होती थी, तो 100 से डिवाइड, 80 से मल्टीप्लाई। अब मैं कह रहा हूं कि सेल 110 होगी लेकिन कॉस्ट अब भी 80 होगी, तो 80 से मल्टीप्लाई और 110 से डिवाइड। इसी तरह से 10 890 80/110 और 10,000 80/110। तो नवंबर की कॉस्ट ऑफ सेल क्या हो गई? दिसंबर की 7920। 723। ये निकल आई कॉस्ट ऑफ सेल्स।
39A कितनी कुछ देर की हुई थी, कुछ याद है? वही थी ना, अभी भी इतना तो हो ही गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल आई, परचेजेस तक आते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल से परचेजेस तक कैसे पहुंचे? क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दें, ओपनिंग ऐड कर दें। यस सर, क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दें, ओपनिंग ऐड कर दें। कॉस्ट ऑफ सेल्स से परचेजेस तक जाना है, उलट जाना है, क्लोजिंग स्टॉक ऐड, ओपनिंग स्टॉक लेस। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल आती है। यहाँ से उल्टा चल रहे हैं। अच्छा हाँ, ब्रेक से पहले हमने सिर्फ इस सवाल में 3 पॉइंट्स पढ़े थे। अब पूरा सवाल पढ़ लें, ज़रा पूरे सवाल को अच्छी तरह पढ़ लें। वो जो पिछले पार्ट में कर रहे थे वो मैंने सिर्फ ये 3 पॉइंट पढ़ाए थे। अब ये पूरा सवाल पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लिया। स्टॉक के बारे में लिखा हुआ पॉइंट नंबर 3 के अंदर कि हर महीने की जो अगले महीने की सेल होती है वो पिछले महीने का स्टॉक रख लेते हैं। और इसके लिए आपको नोट भी लिखवाया था कि जब आपको स्टॉक को सेल के साथ रिलेट किया जा रहा है तो असल में वो कॉस्ट ऑफ सेल के साथ रिलेट किया जा रहा है। सितंबर का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? अगस्त का, अक्टूबर का,
कॉस्ट ऑफ सेल। अगर स्टॉक को सेल से रिलेट किया जा रहा है तो असल में वो कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेट किया जा रहा है। तो जो लिखा हुआ है कि अगले महीने की सेल पिछले महीने का स्टॉक है, तो इसका मतलब है कि अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल पिछले महीने का स्टॉक। तो सितंबर का क्लोजिंग क्या हुआ, ये। अक्टूबर का क्लोजिंग क्या हुआ, ये। नवंबर का क्लोजिंग ये। दिसंबर का क्लोजिंग ये। इसलिए जनवरी की सेल्स दी हुई थी और ओपनिंग आसान है। सितंबर का क्लोजिंग है तो अक्टूबर का ओपनिंग होगा, अक्टूबर का क्लोजिंग है तो नवंबर का ओपनिंग होगा, नवंबर का क्लोजिंग है तो दिसंबर का ओपनिंग होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये हमें सिर्फ ये फिगर चाहिए थी। कमी रह गई कुछ। सितंबर का ओपनिंग क्या है, सितंबर का भी तो कोई ओपनिंग होगा। अगर अगस्त का क्लोजिंग पता हो तो सितंबर का ओपनिंग पता चल जाएगा। इधर बना नहीं हुआ, फर्ज करें आपको नजर आ रहा है, ये अगस्त का कॉलम है। अगस्त का क्लोजिंग क्या होगा, ये। तो अगर ये अगस्त का क्लोजिंग होगा तो यही सितंबर का ओपनिंग होगा। परचेजेस निकल आएंगे। $6,000, 7200, 7920, 7273। यहाँ से निकल आएंगी पेमेंट्स। और पेमेंट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, %10 कैश पे है और बाकी अगले महीने। तो इसको कैश और परचेजेस क्रेडिट की बजाय अगर हम ऐसे कर लें कि 10% सेम और 90% नेक्स्ट मंथ, तो आंसर तो सही आ जाएगा ना। तो अक्टूबर में 10% इसका, 10% इसका और 10% इसका। अक्टूबर में 90 किसका, इसका 5400। नवंबर में 90 इसका, दिसंबर में 90 इसका, सेवन। ये हो गई पेमेंट्स। अक्टूबर की पेमेंट 6120, 7272, 7855, यही है। सिक्स 6120, 7272 और 7855, ये हो गए क्रेडिटर्स। और आपका होमवर्क है कि आप इस सवाल को पूरा करके आ रहे हैं। बाकी पॉइंट्स इसके रीज़नेबल हैं, ये आपसे होने चाहिए। मार्केटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ये वही वाला पॉइंट है जो हम पिछले 2 सवालों में कर चुके हैं। एडमिन एक्सपेंसेस बताए हैं। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कहाँ लिखूँगा, डेप्रिसिएशन तो कैश पे नहीं आएगी, फिर क्यों दी हुई है, क्योंकि पार्ट बी में इनकम स्टेटमेंट भी पूछी थी। फिर इसके अलावा आपको पॉइंट नंबर 8 में एसेट ख़रीदने के बारे में बताया, वो भी कैश में आएगा, और ओपनिंग बैलेंस बताया। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने ये सवाल पूरा करना है, इनफैक्ट आपने ये सवाल दोबारा करना है। ये होमवर्क है आपका। अगली क्लास से ना फिर मैं होमवर्क में नए सवाल दूंगा। अभी चूँकि शुरू था तो अभी मैं ही आपको करवा रहा था। यही सवाल आपका होमवर्क है, पूरा सवाल आपने ये दोबारा करना है, पूरा।
तिरमिज़ी में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान में से है, यानी ईमान का हिस्सा है, और ईमान जन्नत में लेके जाता है। और हया मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था कि शर्म व हया का मतलब है कि इंसान अपने आप को कवर रखे, ये भी हया, आपको बेहयाई से फिर रहे हैं, मतलब खुले फिर रहे हैं, कपड़ों का कोई ख्याल नहीं है, तो ये बेहयाई हो रही है। फिर बुराइयां करने से रुके कि पर्दा रखना चाहिए, ऐसे में बुरे कामों में पड़ रहा हूँ, कोई देख रहा है, अब कोई देख रहा है तो फिर अल्लाह भी देख रहा है, तो बुराइयों से रुक जाना, कोई बुरी बात ना करना, नहीं है ऐसी बुरा लगता है, ये हया है। तो हया ईमान का हिस्सा है और ईमान जन्नत में लेके जाता है, और बेहयाई कूड़ा करकट है और कूड़ा करकट आग में जाता है। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।